आप सभी को सुप्रभात और नमस्ते। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ मेरे पिताजी। ये हमें पूरक पठन है। पूरक पठन हमें स्वयं अध्ययन के लिए होता है और हमें प्रश्न पत्र में यह 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। 4 अंकों में 2 अंक का स्वमत होता है और 2 अंक में सही गलत, और हमें इस तरह से 2 अंक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब ऐसे 4 अंक का हमारा पूरक पठन होता है। तो हम यह पूरक पठन देखेंगे। मेरे पिताजी, इसके जो लेखक है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। लेखक परिचय। जन्म 27 नवंबर 1907, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 18 जनवरी 2003। लेखक परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल मतलब उस समय की काव्य प्रवृत्ति। तो उत्तर छायावाद काल के वह प्रमुख कवियों में से एक है। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। यह मधुशाला जो रचना है ये प्रसिद्ध है। हम जब भी कभी देखते हैं, उनके जो पुत्र है श्री अमिताभ बच्चन, यह बहुत बार ये कविता हमें पढ़ते हुए सुनाई देते हैं। तो जिसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। हम इनकी प्रमुख कृतियां भी देखेंगे। मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि कविता संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, द्वशदा द्वार से सोपान तक, यह उनकी देखो ये प्रमुख कृतियां हैं।
और कुर्ते की बाह चढ़ाने के बाद अपना जो मोटा डंडा जैसे हम पुलिस कवायद करते हैं ना, उसी तरह से वो रख के अपना बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े, मतलब पैरों में कुछ नहीं था। इस तरह से वो वहां गए। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। अभी वहां पे दंगाई लोगों से उनके उन्होंने जाकर कहा कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं समझाने आया हूँ। मुझे लड़ना हो तो मैं और दो चार लोगों को साथ में लेके आता था। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। मेरे पास डंडा तो मैंने खुद की आत्मरक्षा के लिए रखा है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ पे मैं पीछे हटूंगा ही नहीं अगर कोई अकेला है तो। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। तो अगर चार लोगों ने मिल एक को पीट दिया तो उसमें बहादुरी नहीं होती। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती। अगर कोई अकेला आदमी हो तो उसकी बात समझी जा सकती है कि उसे समझाने वाला कोई नहीं, वो अकेला है। अगर उसके दिमाग में अगर गुस्सा भरा हो तो वो कुछ भी करता है, लेकिन अगर चार लोग हैं तो एक दूसरे को समझा सकते हैं। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती, चार आदमी मिले तो उन्हें कोई समझदारी की बात करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे चार लोग कुछ समझदारी भरी बात करके वहाँ से हट जाएंगे। वो उस बात में, उस झगड़े में या फिर दंगे में नहीं पड़ेंगे। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी को दूसरी को मार दिया, समझो आपने दूसरी जगह किसी को मारा या फिर उसने आपको मारा। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। हम देखते हैं कि पास पड़ोस में हम इंसानियत से हमें रहना चाहिए। और धर्म का नाता तो है और पास पड़ोस का इंसानियत का नाता भी है यहाँ पे। तो इंसान मेल से रहने को बनाए, ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने यहाँ जो समझाने के लिए वहाँ गए थे तो उन्होंने कही कि मेल से सबको रहना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। 2 4, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, किताब में जो 2 शब्द है तो 2 4 10 12 150। हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा ना इस्लाम खत्म होगा। तो यहाँ पे उनके कट जाने से ना हिंदुत्व समाप्त ना होगा ना इस्लाम समाप्त होगा। तो समाप्त तो होगी खाली, मतलब खत्म होगी तो जाने होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ होगा नहीं। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे। हम लोग को साथ में ही रहना चाहिए, एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, लोग एक दूसरे से मेल के साथ रहते हैं। तो हमें एक दूसरे से कुछ टकराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखो उनके जीवन का जो प्रसंग लेखक ने बताया है कि वो एक समझदार व्यक्ति की तरह वहाँ पे समझाने गए थे। आगे क्या होता है देखो। पिताजी की बातों का असर हुआ, उन दंगाइयों पर उनकी बातों का असर हो गया, जो समझदारीपूर्ण बातें थी। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे फिर कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जो कई बार शहर में दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। तो इनके वजह से वो मोहल्ले में शांति बनी रही। आगे मेरे पिताजी का जीवन प्राय अक्सर एक ढर्रे पर चलने वाला था, मतलब एक ही मार्ग पर, नियमबद्ध और नैमित्तिक था। जो नियमों के साथ चलता था और नैमित्तिक था, निमित्त संबंधी था। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि से निवृत्त होते,
कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज और अवधि, ब्रज और यह भाषा है, ब्रज और अवधि की कविता में घंटों पढ़ सकता हूँ। इन भाषाओं की कविताओं बहुत देर तक पढ़ सकते। मानस का तो स्वस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता, मतलब खड़ी बोली में जो कविता है, मैं घंटे भर भी पढ़ूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। जो उनकी जीभ थी ऐंठने लगती है, मतलब रुक रुक के वो बोलते थे। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। अभी अलग अलग भाषाओं में उनका जो अनुभव था वो वहाँ पे इन्होंने रखा है। मतलब यह सब जो चीज़ें थी आत्मकथा के रूप में, यह हरिवंश राय जी बच्चन के सामने घट रही थी, तो इसका वर्णन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्त किया है। आगे, खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मतलब देखो खड़ी बोली कविता ने मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी भी कम छुआ है। मतलब उस भाषा ने, उसमें जो मानस में गहन अर्थ है वो हम देखते हैं कि उन शिराओं को, सूक्ष्म अर्थ को कम छुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है और कोश से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ न जाऊंगा। अभी उसके क्या कारण है वह उन्हें जानने नहीं है, जो वो कारण जो भी हो। तो इस तरह से वो भाषाओं में उनके जो अंश थे वो पढ़ने के बारे में यह अनुभव वह रखते हैं। जैसे पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते, उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। उन्हें जल्दी दफ्तर जाना था तो तब तक भोजन हो जाना था। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। उन्हें जल्दी जाना पड़ता था, तो उनका एक समय की पाबंदी का जो गुण था वो इसी वजह से वो अपनी जल्दी तैयारी करके वो दफ्तर के निकल जाते थे। किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर न होता, किसी कारण अगर भोजन को देर हो गई बनाने में, तो पिताजी को बहुत गुस्सा आता था और माँ कांपने लगती। गुस्से की वजह से वह माँ को, जो अगर गुस्से की इसे देखते तो माँ कांपने लगती थी, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता। जल्दी जाने के चक्कर में वह गुस्सा भी व्यक्त नहीं कर सकते थे। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपना खाना भी वो साथ में लेकर नहीं जाते थे अगर देर हो जाए। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुंचे। देखो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनकी समय की पाबंदी। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती। तो अगर वो खाना साथ में लेके नहीं जाए तो यह उनकी माँ करती थी। और जब तक मेरे पिताजी को खाना खिलाकर, जो आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आ जाता, वे भोजन न करती। जब कोई जानने वाला न मिलता तो उनका दिन भर का उपवास होता। अगर कोई उनके दफ्तर के लिए खाना अगर ले जाने वाला नहीं मिला तो उनका उपवास हो जाता था। घर की 3 बुढ़िया, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। अभी अगर उपवास हो जाता तो इनसे भी उनको ताना सुनना पड़ता था। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाते। अभी देखो अगर माँ ने नहीं खाया तो वो भी कैसे खाते, इसलिए उनकी वजह से वह भूखी रहती थी, मतलब देर से खाती थी। पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। दिन भर माँ को वो कोसती रहती थी कि तेरी वजह से हमें खाने में देर हो गई। आगे देखेंगे। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई समय नहीं था।